Hello students, our today's topic is angle of friction. So students, what is angle of friction? इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक ब्लॉक जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है। अगर मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई करके इसे मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस पे एक फोर्स लगा देता हूँ। मैं इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। मैं इसे या तो पुल कर रहा हूँ या इसे मैं पुश करूँगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स। इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगा। दिस इज अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स स्टूडेंट, अगर इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन होना चाहिए। तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे यहां मैं शो कर रहा हूं। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और आप इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम का केस कर रहे हैं जब वो मूव करना चाह रहा है। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, कैपिटल एफ, दैट इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये डायरेक्शन रहेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। स्टूडेंट, क्योंकि इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा ग्रेविटी की वजह से, विच इज वेट mg, w इज इक्वल टू mg। तो इसकी वजह से इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगनी चाहिए जो कि वेट के अपोजिट होगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसे हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, फोर्स और रिएक्शन दोनों के दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं R के पैरेलल एक लाइन लगा रहा हूं और इसी तरह फोर्स जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है इसके पैरेलल एक लाइन लगा रहा हूं। तो स्टूडेंट, यहाँ एक आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। वैसे जरूरी नहीं है स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अगर ये डायगोनल में बनाऊं यही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट और ये नॉर्मल रिएक्शन आपस में एक एंगल बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। इसी एंगल को मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलता हूं और इसे मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही एंगल है। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर, रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, इसका रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसे आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हो। हेंस यू कैन डिफाइन इट इज द एंगल which the resultant of, किसका रिजल्टेंट? which the resultant of the limiting friction, resultant of the limiting friction and normal reaction, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आपके पास आया जिसे हमने ग्रीन लाइन से दिखाया है, ग्रीन एरो से, रिजल्टेंट इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद, किसके साथ बनाएगा ये एंगल? मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। सो स्टूडेंट, इट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे ही आप बोलते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट, इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? अगर आप इसे अल्फा से आपने डिनोट किया है, यहाँ अल्फा आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर। अब डायग्राम की हेल्प से हम रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट शो कर रहे हैं और आर के बीच में एंगल दिखा रहे हैं, दोनों के बीच में। सो इन फिगर द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर, इन फिगर द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर, रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर मेक्स एन एंगल अल्फा, आपने उसे अल्फा से डिनोट किया हुआ है, मेक्स एन एंगल अल्फा विद कैपिटल आर। जो रिजल्टेंट है वो कैपिटल आर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। सो स्टूडेंट, अगर मैं डायग्राम को देखूं तो यहाँ पर जिसके साथ एंगल बना हुआ है, जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो तो बेस होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एंगल बना हुआ है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो सकता है, वो हो सकता है tan थीटा, यहाँ tan अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा विच इज परपेंडिकुलर विच इज f डिवाइड बाय बेस विच इज r, तो f अपॉन r दैट इज tan अल्फा, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो फिगर में हमने बनाया है। बट इसके साथ ही हमें एक फॉर्मूला और पता है, आल्सो वी नो f is equal to mu into r, mu is the coefficient of friction, mu f upon r क्या हो जाएगा, mu के बराबर। तो स्टूडेंट जहां f upon r लिखा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, mu लिख सकते हो। नाउ तो tan अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, नाउ tan अल्फा which is equal to f upon r and f upon r is mu। सो स्टूडेंट जो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। हेंस कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is equal to mu, coefficient of limiting friction is equal to the tangent of the angle of friction, ओके सुने। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने समझ लिया व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ना अब इस कंसेप्ट के बाद एक कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज। स्टूडेंट इसको हम एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। सपोज इट इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन सरफेस। अब इस प्लेन सरफेस पे अगर मैं एक बॉडी रख देता हूँ और इस प्लेन सरफेस का एंगल थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, उसे उठाना स्टार्ट करता हूँ एक तरफ से, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट हो गई है। तो जिस एंगल पर ये स्लाइड करना स्टार्ट हुई है, सपोज इसे दोबारा एक बार करते हैं एक्टिविटी को। देखो मैं उठा रहा हूं और इस तरह से इस एंगल पर ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट होगी। तो जिस एंगल पर जो बेस के साथ उसने बनाया है ये स्लाइड होना स्टार्ट हुई, इसे ही आप एंगल ऑफ रिपोज बोलते हो। जैसे डायग्राम है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसको धीरे धीरे आप उठा रहे हो, उसके एंगल को बढ़ा रहे हो, एक पर्टिकुलर एंगल पर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगी और जिस एंगल पर ऐसा होगा उस एंगल को आप बोलोगे एंगल ऑफ रिपोज। दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज, इसे आप एंगल ऑफ रिपोज बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। हेंस यू कैन डिफाइन द एंगल ऑफ रिपोज। किस तरह से आप डिफाइन करोगे एंगल ऑफ रिपोज को, angle of repose, the angle of repose is defined as the angle of repose is defined as the angle, ये वो एंगल है defined as the angle of inclined plane, ये inclined plane का ही एंगल है। angle of repose is defined as the angle of the inclined plane at which मतलब जिस एंगल पर at which a body placed on it just begins to slide, मतलब वो चलना स्टार्ट कर जाए, उसे ही आप बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। डायग्राम को समझते हैं। तो ये एंगल हमने एंगल ऑफ रिपोज माना, इसे थीटा से डिनोट किया है, थीटा से डिनोट कर देते हैं एंगल ऑफ रिपोज को। ओके स्टूडेंट, तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा, मतलब वेट होगा, वो ग्राउंड की तरफ होगा। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको नजर आ रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन है, ये ग्राउंड है, तो इसकी तरफ होगा ग्रेविटी का इफेक्ट, ग्राउंड की तरफ होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, mg। ओके, नाउ अगर मैं दिस इज द सरफेस जिस पे बॉडी पड़ी है, तो इस सरफेस के 90 डिग्री पर नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो ग्राउंड से नहीं लिया जाता, वो लिया जाता है इंक्लाइन, जो भी प्लेन है जिस पे बॉडी पड़ी है उसके वो 90 डिग्री पर, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नाउ अब मेरे पास यहाँ दो फोर्सेस आ चुके, एक वेट आ चुका है, रिएक्शन आ चुका है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, दिस वन, मैं एक लाइन ड्रॉ करता है इस तरह से, दिस वन,
तो स्टूडेंट अगर मैं इस एंगल को कैलकुलेट करूं, थीटा एंगल यहाँ है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना। स्टूडेंट ये एक वेट है, फोर्स है, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, वेक्टर है तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, जिसके साथ एंगल होता है वो होगा mg cos थीटा। वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। तो इधर हो जाएगा mg sin थीटा, जो सरफेस के पैरेलल है, जिस पे वो मूव कर रहा है, वो बॉडी मूव कर रही है जिस पे, दैट इज mg sin थीटा। स्टूडेंट क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी इस फोर्स से नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये मूव करना स्टार्ट हो चुकी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो हमने क्या कंसीडर किया है, कंसीडर एन इनक्लाइंड प्लेन, हमने एक इनक्लाइंड प्लेन कंसीडर किया है, कंसीडर एन इनक्लाइंड प्लेन इफ theta is the inclination, theta is the inclination, or you can say angle of inclined plane, inclination at which the body just begins to slide down, the body just begins to slide down, then theta is called angle of repose, theta is called angle of repose, इसे ही angle of repose बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ स्टूडेंट जो बॉडी है उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे वेट लग रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो स्टूडेंट ये सभी फोर्सेस इस बॉडी पर लग रहे हैं। द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस, यू कैन राइट द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस। ओके, फर्स्ट क्या है, पहला होगा इसका वेट, वेट किधर है, डाउनवर्ड है, द वेट mg से हमने इसे डिनोट किया हुआ है, वेट mg ऑफ द बॉडी, mg ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट है, ऑफ द बॉडी, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली downward. Okay student, now second one, the limiting friction, this one, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये mg sin थीटा को भी बैलेंस कर रहा है। पहले लिखेंगे the limiting friction, सेकेंड फोर्स है limiting friction F, ये बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को, mg sin थीटा को, डायग्राम समझे, दिस वन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर सकते हो। एंड थर्ड वन, द नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड वन है नॉर्मल रिएक्शन, ये किसे बैलेंस कर रही है, mg cos थीटा को। थर्ड वन इज द नॉर्मल रिएक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन R which is mg cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करने से क्या होगा, F अपॉन R यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन बाय कोस करके। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट by equation second, we get F upon R mg sin theta divided by mg cos theta। so student mg से mg कैंसिल हो सकता है, therefore or you can write F upon R
साइन बाय कोस टेन थीटा, बट अगेन आपको ये पता है कि F इज इक्वल टू, एज यू नो, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है और F अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, तो F अपॉन आर की जगह म्यू लिख सकते हो। देयरफॉर टेन थीटा किसके बराबर आ गया, टेन थीटा F अपॉन आर विच इज म्यू। सो स्टूडेंट आप डिफाइन कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। हेंस कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is equal to the tangent of the angle of repose, to the tangent of the angle of repose, tangent of the angle of repose. Okay student, so this is the concept of angle of repose. Now एक नोट पॉइंट बना रहे हैं क्योंकि हमें पहले पढ़ा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, एंड आल्सो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज जो अभी फाइंड किया है इज आल्सो इक्वल टू म्यू, आल्सो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज आल्सो म्यू। तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, देयरफॉर टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा और अल्फा इज इक्वल टू थीटा। सो स्टूडेंट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि उस पे भी बॉडी चलने लगती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे भी, और यहाँ भी बॉडी चलने लगती है। दोनों ही केस में बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। सो हेंस यू कैन राइट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू angle of repose, angle of repose, angle of friction is equal to the angle of repose. So student this is the concept of angle of friction and angle of repose. So student आज हमने पढ़ा angle of friction और angle of repose. So student this is our today's topic. Thank you very much.